आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व कर रहे हैं सम्माननीय आदरणीय वामन श्राम साहब, जो राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय पिछड़ा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नई दिल्ली। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का वर्चुअल कार्यक्रम है। वर्चुअल रैली करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है कौशाम्बी में। कौशाम्बी इलाहाबाद को सटा हुआ इलाका है और हमारा संगठन का महत्वपूर्ण सेंटर है। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ वहाँ जिला स्तर की रैली कौशाम्बी में आयोजित की थी। ये जो रैली आयोजित की थी, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार थी, तब भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से हमारे कार्यक्रमों में अवरोध पैदा किया जाता था। और चुनाव आयोग के निगरानी और नियंत्रण में अब प्रशासन चल रहा है, तब भी किसी प्रकार का प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। प्रशासन को ये बार बार कहा जा रहा है कि ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम है। जब ये कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम है और ये रजिस्टर्ड संस्थाएं है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, और हमारी कोशिश लगातार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करने की है। इसके बावजूद भी ये रुकावट डालने का काम प्रशासन के द्वारा हुआ और उन लोगों ने, हम लोग जो लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, इस तैयारी में 40-50 हजार लोग इकट्ठा हो सकते थे इस प्रयास में। तो वो 40-50 हजार लोगों तक हमारा मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसकी प्रशासन के द्वारा कोशिश हुई। और प्रशासन ने इस तरीके से ये कार्य करने का काम किया, तो हमने 50,000 के बजाय 2.5 लाख लोगों तक
अपना संदेश कैसे पहुंचाया जाए, इसकी हमने व्यवस्था की। वर्चुअल हम लोगों ने व्यवस्था की, ऑनलाइन हमने व्यवस्था की, और 2.5 लाख लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे, इसका प्रबंध किया। और इस तरह से प्रशासन ने, जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो मकसद निर्धारित किया था कि हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वो 5 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचने का हमने प्रबंध किया और हमारे दुश्मनों के मकसद को हमने फेल करने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरह से हम लोग वर्चुअल कार्यक्रम में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको विषय पर कुछ बातें बताना चाहता हूं। यह रैली राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की है। यह राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा SC ST OBC माइनॉरिटी के जो राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के लोगों ने हमें कहा कि आप इसका नेतृत्व स्वीकार करें। तो हमने कहा कि हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। तो उन्होंने हमें आग्रह किया, तो हमने राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए इस बात को, इस आग्रह को स्वीकार किया। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जो समाज है, वो शासक वर्ग तभी बन सकता है जब वो राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम करे, या राजनीति करने का काम करे, या चुनाव लड़ने का काम करे, तभी कर सकता है। तो इस तरह से इस मकसद को पूरा करने के लिए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये योजनाबद्ध तरीके से काम को शुरू किया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा केवल राजनीति में ही हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर और पिछड़े वर्ग पर शूद्र वर्ण थोपने के आधार पर, महिलाओं को दास बनाने के आधार पर और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने के आधार पर, ये जो इस देश में व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कार्य करेगा। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों लाखों संगठन सारे देश भर में है।
इनको भी इकट्ठा करने का एक अभियान है। और ये अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है, प्लानिंग बनाकर चलाया जा रहा है और इसके तहत ये काम किया गया है या आने वाले समय में भी ये काम किया जाने वाला है। एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया और आचार संहिता लागू की। उसके पहले उत्तर प्रदेश में और जहां जहां भी चुनाव हो रहा है वहां वहां पूरे मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने विज्ञापन करने का काम किया और लोगों को सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए इकट्ठा करने का काम किया। सरकारी मशीनरी का उपयोग करने का एक उदाहरण बात समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से फिरोजपुर पंजाब गए और वहां पर उनको सुनने के लिए 70,000 कुर्सियों का प्रबंध किया गया, मगर सुनने के लिए केवल 700 लोग आए। अगर यही कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित होता तो सारी कुर्सियां भर गई होती, मगर पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकारी मशीनरी का उपयोग वहां वो कर नहीं पाए, इसलिए वहां लोग नहीं आए। मैं तुलनात्मक दृष्टि से आप लोगों को बात समझाने के लिए ये बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि रैलियों पर पाबंदी लगाने का काम ये किसको बचाने का कार्यक्रम है? चुनाव आयोग का। क्योंकि अगर रैलियां होती, क्योंकि 0.00% जो है कोविड है उत्तर प्रदेश में, और वो भी वैज्ञानिक कह रहे हैं ये ओमिक्रॉन है, और ओमिक्रॉन जो है जिस किसी को भी हो जाता है कोरोना ओमिक्रॉन का, उससे 14 गुना इम्यूनिटी यानी प्रतिकार क्षमता मरीज के शरीर में उत्पन्न हो जाती है, 14 गुना। यानी जितनी वैक्सीन लगाने से पैदा नहीं होती उससे कई ज्यादा प्रतिकार क्षमता ओमिक्रॉन की वजह से पैदा होती है, ऐसा विज्ञान के लोग कह रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन कोरोना का अंत है। ओमिक्रॉन कोरोना का अंत है। सरकार ने एहतियात के तौर पर योजना बनाकर, प्लान बनाकर ओमिक्रॉन को फैलाना चाहिए। जितना ज्यादा ओमिक्रॉन फैलेगा उतनी ज्यादा प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना जल्दी कोरोना खत्म हो जाएगा।
अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग को और वैज्ञानिकों को साथ में लेकर भीड़ और रैलियों का कार्यक्रम जारी रखना चाहिए था। यह सोचकर रखना चाहिए था कि ओमिक्रॉन बढ़ेगा और ओमिक्रॉन बढ़ेगा तो 3 या 5 दिन में घर में रहकर ही दुरुस्त होता है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, अखबारों में छपकर आ रहा है। मैं कोई ये बात मजाक के लिए आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, विनोद के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे गंभीरता से कह रहा हूं जो वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो यदि सरकार पॉजिटिवली पूरी तैयारी करती, पूरी योजना बनाती और ओमिक्रॉन को फैलाती और लोगों को उस तरीके से तैयार करती कि आपको घर में ही इलाज होगा, 3 दिन में या 5 दिन में लोग दुरुस्त हो जाएंगे। मगर इससे क्या होता? इससे बीजेपी के रैलियों में लोग नहीं आते। इसमें तो मायावती के तो रैली में लोगों के आने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने तो खुद ही स्वीकार कर लिया, वो करने के झंझट में ही नहीं पड़ रही है। तो चुनाव आयोग ने एक तो नरेंद्र मोदी को और योगी को बचाया, दूसरा मायावती को बचाया। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? या तो अखिलेश यादव के रैलियों में भीड़ आ रही है, तो वामन मिश्राम की रैलियों में भीड़ आ रही है, बाकी तो किसी के रैलियों में कोई भीड़ तो आ नहीं रही है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने ये जो कार्यक्रम घोषित किया, ये सरकार ने कार्यक्रम बनाया और चुनाव आयोग ने पढ़कर सुनाया। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को ऑटोनॉमस घोषित किया है, स्वायत्त घोषित किया है। वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, भारत सरकार का विभाग नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर आजकल भारत सरकार के डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं। और मैं यह ऐलानिया कह रहा हूं, ये कोई छुप के नहीं कह रहा हूं। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने बीजेपी, योगी, नरेंद्र मोदी, इनको रैलियां आयोजित करने के बाद लोग नहीं आएंगे तो उनको वर्चुअल करने की इजाजत दी। अब वर्चुअल में लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि नरेंद्र मोदी को लोग सुनने को आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बताइए, बेइज्जती बचाया। जब लोगों का जनमत बनाने के बाद लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, जनमत बनने के लिए ही चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। ये तो चुनाव आयोग ने फंडामेंटल गलती करने का काम किया, मौलिक रूप से गलती करने का, संवैधानिक रूप से गलती करने का काम किया। अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है। यदि सरकार चाहती, चुनाव आयोग चाहते, तो वो प्रबंध कर सकते थे, उनके पास ऐसे कानूनी अधिकार है। हाँ भाई, आप लोगों के 1 लाख लोग आ रहे हैं, चलो 1 लाख लोगों की रैली करो, मगर 1 मीटर का अंतर रखो लोगों के बीच में, ऐसा अरेंजमेंट करो
और ये अरेंजमेंट पर चुनाव आयोग निगरानी करता, उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों से कार्य करवाता, उसकी व्यवस्था में मदद करता, उसको आर्थिक मदद करता। और अगर ये सारा काम चुनाव आयोग करता तो संविधान ने दिया हुआ मौलिक अधिकार भी बचता और पब्लिक ओपिनियन बनाने का जो मौलिक अधिकार है पॉलिटिकल पार्टियों को या सामाजिक संस्थाओं को, संगठनों को, दोनों होता। मगर चुनाव आयोग ने जो तरीका अपनाया वो आर्टिकल 19 के उल्लंघन का मामला है। उसमें केवल कोविड का ध्यान रखा गया है, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी का ध्यान नहीं रखा गया है, मौलिक अधिकार का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये गलती चुनाव आयोग के द्वारा हुई और ये गलती जानबूझकर बीजेपी को मदद करने के इरादे से हुई है, ऐसा मेरा मानना है। पहले का जो चुनाव कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो तो खुल्लम खुल्ला नंगई पर उतरकर बीजेपी की मदद करता था, ऐसा उसके खिलाफ में आरोप था। और यह भी पता चला कि उसको गवर्नर बनाया जाने वाला था, मगर जब हंगामा हुआ और लोगों ने बड़ा विरोध किया, तब जाकर के उसको नहीं बनाए गए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बात हम लोगों को जानना, हम लोगों को समझना जरूरी है। दूसरी एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने, उसके पहले कांग्रेस ने यह काम किया और अभी बीजेपी कर रही है, और बीजेपी कई गुना ज्यादा कर रही है। कांग्रेस ने काले धन का चुनाव में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया, बीजेपी उससे भी ज्यादा कर रही है। पिछले चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों ने खर्चा किया, उसमें अकेले 27,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने किया। 27,000 करोड़ रुपया ये काला धन आया कहां से? ये सोचने वाला, ये विचार करने वाला मामला है। निश्चित रूप से इस देश के जो पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों से ये पैसा लिया गया होगा। वैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं तो फकीर हूं, ये अजीब किस्म का फकीर है जो चुनाव लड़ने के लिए 27,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता है। साला अजीब किस्म का फकीर है। ऐसा फकीर तो शायद दुनिया वालों ने इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा, जो चुनाव लड़ने के लिए 27,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेता है। दूसरे लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, काला धन नहीं है। हमारे पास तो सफेद नहीं है, काला तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास सफेद नहीं है। हमारे पास न काला धन है न सफेद है। हमारे पास अगर कोई है तो वो है जन धन है। लोग हमारे साथ हैं और इसलिए लोग खून पसीने की कमाई करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं और उसमें से कुछ बचत पैसा जो है वो हमें आंदोलन चलाने के लिए भी देते हैं। इसलिए हम लोगों से पैसा वीडियो रिकॉर्डिंग में लेते हैं। आमतौर पर राजनीतिक दल टेबल के नीचे से लेते हैं। टेबल के नीचे से क्यों लेते हैं? क्योंकि वो काला धन होता है, वो सफेद नहीं होता है।
मगर हमारा रिकॉर्ड है, शायद हमारा पहला संगठन है जो हम लोगों से स्टेज पर चंदा लेते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेते हैं, फोटोग्राफ्स निकाल कर लेते हैं। लोगों को भी देने को डर नहीं लगता, हमें भी लेने को डर नहीं लगता, क्योंकि लोगों को देने के लिए इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि वो खून पसीने की कमाई है। हमें लेने के लिए इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि लोगों के खून पसीने की कमाई हुई कमाई है। उसके आधार पर हम लोग सारे देश भर में अपना आंदोलन चलाते हैं। लोगों से चंदा इकट्ठा करने के लिए, डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, पेबैक फंड इकट्ठा करने के लिए हम लोग सालों, कम से कम 6 महीने का समय तो हमारा लोगों से चंदा इकट्ठा करने के लिए चला जाता है और 6 महीने का समय ही हमें संगठन बढ़ाने के लिए मिलता है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन खड़ा किया है। और इसी के बलबूते पर हमने 2 बार भारत बंद करवाया और जिन मुद्दों पर भारत बंद करवाया, भारत सरकार को जिस मकसद के लिए भारत बंद करवाया था वो करने के लिए मजबूर किया। इवन ओबीसी के नीट का जो मामला है उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी और उसको भी हमने मंजिले मकसद तक पहुंचाने का काम किया। उसको भी भारत सरकार को मजबूर होकर लागू करने के लिए हमने मजबूर किया। साथियों, जिन लोगों के पास काला धन है, वो काले धन वाले जो लोग हैं, जिनके पास जनधन नहीं है, काला धन है, वो काले धन से जनता के वोटों को खरीदते हैं और खरीदकर बहुमत हासिल करते हैं। सरकार बनती है, सरकार से लोगों की उम्मीदें होती है और 6 महीने में ही लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो वोट खरीदकर हासिल किया हुआ बहुमत है वो वास्तविक बहुमत नहीं होता है, वो पब्लिक विल वाला बहुमत नहीं होता है, वो लोगों की इच्छा से चुना हुआ मैंडेट नहीं होता है, इसलिए लोग उसके खिलाफ में खड़े होते हैं। तो भारत में 3.5% जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा काला धन चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करते हुए जनता के ऊपर सरकारों को थोपा जाता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, थोपा जाता है। और इस थोपने की वजह से लोगों की जो मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, कोविड काल में जब लोग लाखों की संख्या में भारत में मर रहे थे और लोगों का रोजगार छिन गया था, ऐसे कोरोना काल में, कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाए। हैरान करने वाली बात है। 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। ये कैसे कमाया, ये एक अजीब बात है।
इसमें एक बात तो दिखाई दे रही है कि सरकारी कंपनियों को बेचने का जो काम हुआ बड़े पैमाने पर, इसकी वजह से उद्योगपतियों की संपत्ति बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ी। 12 करोड़ लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ। तो ये जो सरकारी संपत्ति बेचने से फायदा हुआ, उसके आधार पर इस देश में कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाए। फिर चुनाव में उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को 12 लाख में से 1 करोड़ देना, वो कोई अपनी जेब से दे तो है नहीं रहे। जो सरकार ने प्लानिंग बनाकर उनका इनकम बढ़ाया, उसमें से 12 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ दे रहे होंगे। तो इस तरह से इन लोगों ने कोविड काल में 12 लाख करोड़ रुपया कमाया, मगर आम आदमी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। रोजगार की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। सरकार खुद कहती है कि शहरों में 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और गांवों में 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार उनको 5 किलो अनाज दे रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, ये हरामी का खून पैदा करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि हरामी का खून जो अगर पैदा होता है तो इससे उनको आसानी से खरीदा जा सकता है। तो ये काम किया जा रहा है। ये हैरान करने वाली बात है, मगर ऐसा किया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस देश के जो साधारण लोग हैं, इन साधारण लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। साधारण लोगों की क्या आकांक्षाएं है? साधारण लोगों की कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है कि उनको इज्जत से रोटी, कपड़ा और मकान मिले। इज्जत से मिले, रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिनको पेट भर अन्न नहीं मिल रहा है। सरकार खुद भूखमरी के आंकड़े घोषित कर रही है। लोगों को कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं। लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है। और आजादी के 75 साल बाद ये हो रहा है। आजादी को 75 साल हो गए। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी और नेहरू जी लोगों को कहते थे कि आप लोग इस वजह से गरीब है क्योंकि अंग्रेज विदेशी लोगों का राज है, इनको हटाने के लिए हमारा समर्थन करो। गरीबों ने समर्थन किया, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने समर्थन किया। वो सत्ता पर काबिज होने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे थे। अगर ये सत्ता पर काबिज होने का षड्यंत्र नहीं होता तो फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं होता। अगर ये वास्तव में आजादी की जंग थी तो फिर भारत का विभाजन क्यों हुआ? अगर भारत का विभाजन हुआ तो इसका मतलब है ये सत्ता पर अंग्रेजों की जगह काबिज होने का मामला था, अभियान था, ऐसा कहा जा सकता है। और जो लोग काबिज हुए उन लोगों ने
रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं का समाधान नहीं किया। इस देश में हम साधारण लोगों की क्या आकांक्षाएं है? क्या कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आदमी यह कह रहा है कि हमें अंबेडकर की तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजा जाए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए भेजा जाए? ऐसा उनका कहना नहीं है। उनका कहना केवल इतना है कि उनके गांव में उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था हो, उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो। मगर 6.5 लाख गांवों में से आज भी सरकार कहती है 2 लाख गांवों में स्कूल नहीं है, और वहां के बच्चों को 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर पढ़ने को जाना पड़ता है। और सरकार मंत्रिमंडल में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, निर्णय करती है कि बच्चों को रोडवेज की बसों में बैठने के लिए फ्री में मिलेगा, मगर गांव में कोई बस आती नहीं है। बस तो तब आएगी जब रोड होगा, रोड ही नहीं है। तो प्रोपेगेंडा करने के लिए फैसले लिए जाते हैं, वाहवाही हासिल करने के लिए फैसले लिए जाते हैं, और मीडिया उनका है, झूठी खबरें फ्रंट पेज पर छपवाई जाती है। और हमारे जैसे लोग जो इन बातों को उठाते हैं, उनकी खबरों पर छापने के लिए पाबंदी लगाई जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं ये बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लोगों को, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया। उसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, प्रौढ़ मताधिकार कहा जाता है। आरएसएस के लोग तो प्रौढ़ मताधिकार के विरोध में थे। वो तो कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर को ही वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। इंग्लैंड में भी पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर को ही वोट का अधिकार था, वहां तो महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था। वो उसी तरह से भारत में भी ये अधिकार लोगों को बहाल ना हो, इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। मगर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा प्रौढ़ मताधिकार लागू करवाया गया। उसके पीछे उनका मकसद था, उनको लोगों ने कहा भी था, उनको पूछा भी था, अंग्रेजों ने भी पूछा था। 1932 में जब बाबा साहब अंबेडकर को प्रौढ़ मताधिकार के बारे में आग्रह करते हुए देखा तो अंग्रेजों ने उनको कहा कि अगर हम प्रौढ़ मताधिकार लागू कर देते हैं तो लोग गुमराह हो जाएंगे, गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसका जवाब दिया, समर्थन करते वक्त यह जवाब दिया कि एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, यानी बार बार वोट देने का जब अनुभव होगा तो अनुभव से लोग सीख जाएंगे किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। आज
कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई वो लोग जागृत होने की वजह से ही हुई। तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने सारे देश भर में जो दल बनाए, वो दल कामयाब भी हो रहे हैं, वो लोगों को जागृत और इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो जो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, वो कुछ हद तक बात दिखाई दे रही है। उसको फेल करने के लिए और नए तरीके डेवलप करने की प्रयास कोशिश किया जा रहा है। मगर मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार ये शासक चुनने का अधिकार नहीं है। अगर आप मानोगे कि हमें वोट का अधिकार शासक चुनने के लिए दिया गया, तो आप सोचेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग सोचेंगे शासक बनना तो हमारा काम नहीं है, तो आप दूसरों को चुनने का काम करोगे। तो इसलिए वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को स्वीकार कर लिया कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है, तो आप वोट प्रयोग करते वक्त, उपयोग करते वक्त अपने वर्ग को शासक वर्ग बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इतना इसका दिमाग में परिवर्तन होने का परिणाम हो सकता है। हम लोगों के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इसी तरह का परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है कि हमारा समाज शासक वर्ग बने और हम लोग जिसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, इसकी कोशिश हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम कोई हिंसा का सहारा नहीं ले रहे, जबरदस्ती का सहारा नहीं ले रहे। संविधान में जो अधिकार, कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने का जो अधिकार बहाल किया गया, वो अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अगर वो अधिकार का उपयोग हम कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें ये जो संवैधानिक अधिकार मिला, इस अधिकार का उपयोग हमें इस मकसद को पूरा करने के लिए करना चाहिए। ऐसा हमारे लोग करेंगे, कौशांबी के लोग करेंगे, और जो सुन रहे हैं वो लोग दूसरों को इस काम के लिए जागृत करने का काम करेंगे, इस काम के लिए तैयार करने का काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।